डॉपलर प्रभाव। अंग्रेजी में लिख दो सर, चलो अंग्रेजी में लिख दिया लो, डॉपलर इफेक्ट अंग्रेजी में भी लिख दिया लो। ठीक, इसका एक सूत्र है, कह रहा है जी यहां पे दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है स्रोत। किसका स्रोत है? तरंगों का स्रोत। ऐसे लिख सकते हैं, ये तरंगों का स्रोत है। इसमें कोई गति हो सकती है किसी भी दिशा में, इसमें कोई चाल, इसमें कोई वेग हो सकता है वीएस। वीएस देखो, एस किसके लिए लगाया मैंने? सोर्स के लिए लगा दिया मैंने। ठीक, इसके बाद इन तरंगों को प्राप्त करने वाला कोई प्रेषक हो सकता है। इसे क्या कहें? इसे कहें प्रेषक, या सुनने वाला, कोई ध्वनि तरंगे है तो कोई सुनने वाला हो सकता है। ठीक, ये प्रेषक है। इस प्रेषक में भी कोई चाल इधर या उधर हो सकती है, उसको कहते हैं वी नॉट। दोनों तरफ हो सकती है। हो सकता है दोनों के बीच का विस्थापन घट रहा हो, दोनों के बीच की दूरी घट रही हो सकता है दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही हो। तो यहाँ पर ये जो स्रोत है, इसकी मूल आवृत्ति को अपन एफ नॉट मान लेते हैं। मूल आवृत्ति एफ नॉट जो है इसकी मूल आवृत्ति है, यानी असली आवृत्ति है जो ये देता है। तो स्रोत की मूल आवृत्ति, बड़े प्यार से देखो कितने आसानी से समझ में आएगा ये। और इसे मैं बना दूंगा पहले और एकदम फटाक से इसे प्रकाश पे लगा दूंगा। ठीक, स्रोत की मूल आवृत्ति एफ नॉट। ठीक, अब प्रेषक को प्राप्त आवृत्ति, प्रेषक को प्राप्त आवृत्ति हो सकता है वो मूल आवृत्ति से बड़ी हो सकता है वो मूल आवृत्ति से कम हो, या फिर हो सकता है वो मूल आवृत्ति के बराबर ही हो। ठीक, तो प्रेषक को प्राप्त आवृत्ति, इसको लिख देता हूं एफ, यानी इसको जो आवृत्ति प्राप्त होगी इसको वो एफ लिख देता हूं, और ये जो आवृत्ति छोड़ेगा वो एफ नॉट लिखता हूं, ऐसे। ठीक, तो यहां पर इस एफ में और इस एफ में एक सूत्र है, उसको थोड़ा सा बस समझ लेना है। क्या सूत्र है वो? एफ नॉट वी प्लस माइनस वी नॉट वी प्लस माइनस वी एस, ये वो सूत्र है। जहाँ वी जो है तरंग की चाल है, तरंग की चाल है। ठीक, और ये जो वी नॉट प्रेषक का है, यह तरंग की चाल के या तरंग के बीच जो विस्थापन है उसके अनुदिश घटक है। यानी मान लीजिए तरंग जा रही है इधर को और ये प्रेषक चल रहा है इस तरफ को। देखो पकड़ लो इस बात को, पकड़ लो, कैच कर लो इस बात को जबरदस्त तरीके से। मान लीजिए वी नॉट है इस तरफ को। ठीक, तो वी नॉट का ये वह घटक है जो इस तरफ को आता है, यानी सीधे स्रोत और प्रेषक को मिलाने वाली जो रेखा है, जो विस्थापन रेखा है, उसके अनुदिश जो घटक आता है वो ये वाला घटक, इस वी नॉट का ये वाला घटक है। ठीक, अब इसके बाद हम ये मान बैठे कि भाई दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि समस्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये कोण दे दिया बीच में, भाई तो थीटा है, तो इधर कौन आएगा बताओ? इधर आएगा वी नॉट कॉस थीटा, इधर कौन जाएगा? वी नॉट साइन थीटा, ये जाएगा। देखो तो हमें मतलब किससे है? वी नॉट कॉस थीटा से, यानी वह घटक जो प्रेषक और स्रोत के बिल्कुल सीधा आमने सामने आ रहा हो, वह प्रेषक के वेग का घटक है। सिंपल हो गई, यानी ये प्रेषक का वेग हो गया। अब इसमें ये तरंग की चाल हो गई, जो भी तरंग है, प्रकाशिक तरंग है, ध्वनि तरंग है, जो भी है, और ये स्रोत की चाल हो गई। स्रोत की जो चाल है, अगर प्रकाशिक स्रोत भी चल रहा है मान लीजिए, तो ये उसकी चाल हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर ये पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि इनके बीच का विस्थापन घट रहा है, अधिक आवृत्ति प्राप्त होगी। अधिक आवृत्ति प्राप्त होने के लिए नीचे माइनस होना चाहिए, ऊपर प्लस होना चाहिए, यानी दो बातें यहाँ पे आ जाएंगी। मान लीजिए कुछ ऐसा हो रहा है, वी एस इधर को और प्रेषक इधर को, देखो पक्का एकदम फलवा ऐसा हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ से जो चली आवृत्ति है एफ नॉट मूल आवृत्ति, और यहाँ पर जो प्राप्त आवृत्ति है एफ, उसमें क्या संबंध है? एफ नॉट वी प्लस वी नॉट और वी माइनस
वी एस। इसकी जो चाल है वी एस है, इसकी वी नॉट है। देखो देखो इससे आवृत्ति बढ़ जाएगी कि नहीं? ऊपर प्लस करने से आवृत्ति बढ़ेगी, नीचे माइनस करने से आवृत्ति बढ़ेगी। अब इसके बाद अगर ये दोनों एक दूसरे दूर जा रहे हैं तो दोनों घटा रहे हैं, यानी ये स्रोत जो है इस तरफ को जा रहा है और ये सुनने वाला भी या प्रकाश को ग्रहण करने वाला प्रेषक जो भी कहो, ये इस तरफ को जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से आवृत्ति चलेगी एफ नॉट और यहाँ आवृत्ति पहुँचेगी एफ। तो अब क्या संबंध हुआ, चलो बता दो। एफ नॉट, अब आवृत्ति दोनों के बीच का विस्थापन घट रहा है और दोनों घटा रहे हैं विस्थापन को, इसका मतलब आवृत्ति कम से कम होगी। तो v माइनस वी नॉट और v प्लस वी एस। अब ये होगा, बस ये दो बातें हैं। अगर तुम इन दोनों बातों को पकड़ लिया, टेंशन खत्म, अपने आप लग जाएगा फॉर्मूला। चलिए अब हम आते हैं कि ये बात प्रकाश पर कैसे लागू होगी। तो प्रकाश पर लगा देते हैं इस चीज़ को। ठीक, यहीं आ जाते हैं, यहीं पे कर लेते हैं लोग। चलिए पूरा मिटा दिया मैंने, फिर से लेते हैं वापस। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि जो प्रकाशिक स्रोत है उसको फिक्स कर देता हूँ। इससे प्रकाश निकल रहा है, देखो लो भाई लो लो लो, ये प्रकाश का स्रोत है, प्रकाशिक स्रोत। ओके, ये प्रकाशिक स्रोत विराम अवस्था में है, विरामावस्था। इसको नहीं चलाया मैंने, स्रोत को मैंने चलाया ही नहीं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर कोई प्रेषक इसकी तरफ बढ़ रहा है, यह है प्रेषक और ये बढ़ रहा है एक चाल वी नॉट से, इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो चूंकि देखिए दोनों के बीच का विस्थापन घट रहा है, ये सोर्स है और ये प्रेषक है, तो यहाँ से जो आवृत्ति चलेगी उसे मान लेते हैं न्यू नॉट, और यहाँ जो आवृत्ति पहुँचेगी उसे मान लेते हैं न्यू। ओके, और जो प्रकाश की चाल है उसे मान लेते हैं सी। हम जानते हैं कि प्रकाश की जो चाल है, जो तरंग की चाल है वह सी है, और सी का मान, प्रकाश की चाल एकदम रटी रटाई चीज़ है ये। प्रकाश की चाल कितनी मानी तुमने? सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मूल आवृत्ति फटाक से लिख दो यार, कौन सी बड़ी बात है। इसको न्यू नॉट माना और प्रेषक को प्राप्त आवृत्ति, चलो बताओ बताओ बताओ, इसको न्यू माना। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कितनी आवृत्ति प्राप्त होती है। सीधा सूत्र है न्यू नॉट सी प्लस वी नॉट बटे सी। क्यों? क्योंकि नीचे किसका डाटा होता है? नीचे होता है सोर्स का, यानी स्रोत का। तो स्रोत तो विराम अवस्था में है, इसमें से जो घटेगा जुड़ेगा। हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ प्लस माइनस वी एस हो सकता है, स्रोत हो सकता है, लेकिन स्रोत को हमने क्या कर दिया? विराम अवस्था में कर दिया। ये लो, खेल खत्म। यानी बस स्रोत विराम अवस्था में है, उसमें कोई चाल नहीं, उसमें कोई वेग नहीं, और ये प्रेषक इस तरफ को बढ़ रहा है। ठीक, अब यहाँ से हमें ये आवृत्ति प्राप्त हो गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं इस आवृत्ति में कितना परिवर्तन हुआ। तो कर देते हैं न्यू अपॉन न्यू नॉट और 1 प्लस वी नॉट बाई सी। अब इस 1 को इधर कर लेते हैं, न्यू अपॉन न्यू नॉट। एकदम हलवा हो गया यार, कुछ सोचना ही नहीं है। वी नॉट बाई सी, ये हो गया डेल्टा न्यू अपॉन न्यू नॉट और वी नॉट बाई सी। ठीक, ये बन गया फॉर्मूला। इसे कहते हैं शिफ्ट। शिफ्ट यानी स्थानांतरण। कितना स्थानांतरित हुआ, आवृत्ति कितनी स्थानांतरित हुई। इस शिफ्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? तरंग दैर्ध्य स्थानांतरण। तरंग, देखो कितने काम आएगी ये चीज़, अभी एकदम जादू का काम होगा इसमें। तरंग दैर्ध्य स्थानांतरण। ठीक, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। क्या नाम है इसका? अंग्रेजी में लिखता हूँ, देखो, डॉपलर शिफ्ट।
लाइट की डॉपलर शिफ्ट। सिंपल बात आ गई, एकदम फिट है मामला। चलो अब देखते हैं कि ये चीज़ कैसे आएगी। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, c, और ये जो चीज़ अगर हम लिखें हैं c/μ0, तो ये लाइट का वेवलेंथ है, यानी प्रकाश की चाल जो है। अगर इस c को इधर ले आऊँ मैं, ठीक, तो c/μ0 क्या है, ये प्रकाश की चाल हो जाती है। अगर इसे देखें आप एक बार, तो ये क्या बनेगा, लैम्बडा, यहाँ पे लैम्बडा अपॉन लैम्बडा यहाँ पे बदलना चाहें तो ये लिखा था न्यू माइनस न्यू नॉट, और इधर क्या आया था, इधर था v0/c। तो सूत्र क्या है हमारे पास, ये आवृत्ति है। सूत्र हमारे पास होता है c = न्यू लैम्बडा। तो न्यू नॉट लैम्बडा नॉट, c = न्यू लैम्बडा। ये दो हो गए। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया मूल आवृत्ति और मूल वेवलेंथ के लिए, जो मेन है, जो सोर्स ने दी है। ये c किसके लिए हो गया, वह आवृत्ति जो प्रेषक को प्राप्त होती है और वह वेवलेंथ जो प्रेषक को प्राप्त होती है। तो कुल मिला के अगर यहाँ से डिवाइड करूँ मैं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ν/μ0 क्या आ रहा है, ज़रा देख के बताओ। ये ऊपर ये नीचे, ν0 λ0 बराबर न्यू लैम्बडा, तो ये आ गया λ0/λ, और ये आ गया ν/μ0। देखो ये चीज़ आ गई निकल के, ये आ गया न्यू λ0/λ। देखो ये हो रहा है, ठीक। अब इस चीज़ को यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को लगा लेते हैं, ν/μ0 को यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ लगाऊंगा, देखो λ0/λ। चलो λ0 माइनस λ/λ, और ये v0/c, ये क्या हो गया डेल्टा λ/λ, और ये हो गया v0/c। कितना बढ़िया एकदम फार्मूला तैयार होके आ गया, ये रहा, ये आ गया। ये है वेवलेंथ में चेंज। जो वेवलेंथ में चेंज है हम उसे कहते हैं डॉपलर शिफ्ट, ठीक। तो तरंग दैर्ध्य स्थानांतरण कितना हो गया, डेल्टा लैम्बडा हुआ। अब इस डेल्टा लैम्बडा को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, यही सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो बना लिया फार्मूला। ये हो गया तुम्हारा रफ कार्य, हटा दो इसको, ये रफ कार्य है, ठीक। सीधा लिख दो डेल्टा लैम्बडा = लैम्बडा v0/c। इसे कहते हैं अपन, डेल्टा लैम्बडा को कहते हैं अपन डॉपलर शिफ्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको डॉपलर स्थानांतरण, डेल्टा लैम्बडा को, ठीक। ये जो डेल्टा लैम्बडा है, अभी ये आपने किस शर्त में निकाला कि भाई प्रकाश का स्रोत वही है और उसकी तरफ प्रेषक बढ़ रहा है, ठीक। अब इस चीज़ पर खोज करनी है, इसको छोड़ना नहीं है। इस एक उदाहरण से मैं इसको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। एक प्रेषक, उदाहरण लिखते हैं, किसी तारे की ओर v0 वेग से गति कर रहा है, जिससे तारे से निकलने वाला पीले रंग का प्रकाश प्रेषक को हरे रंग का दिखाई देता है, तो प्रेषक की चाल ज्ञात कीजिए। एकदम बढ़िया फंटेस्टिक सवाल है। अब इसमें हरे रंग का तरंग दैर्ध्य
लैम्बडा ग्रीन ये मान लेते हैं अपन, मानना पड़ेगा ये हमें 700 के आसपास मान लेते हैं, 700 नैनोमीटर। और पीले रंग का तरंग दैर्घ्य लैम्बडा येलो इसे मान लेते हैं 750। हालांकि जो वास्तविक वैल्यू है वो थोड़ा इससे अलग हो सकती है, थोड़ा मान इससे अलग हो सकता है। मैंने कितना मान लिया, हरे रंग का 700 और पीले रंग का 750 मान लिया। यानी ये मान के चलिए कि अगर किसी तारे से प्रकाश जो है हरे पीले रंग का निकलता है और हरे रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। देखो ये कह रहा है कोई प्रेषक किसी तारे की तरफ जा रहा है, तारे से प्रकाश कैसा निकल रहा है, पीले रंग का, और दिख कैसा रहा है इसे, हरे रंग का। यानी लाइट आ रही है पीली और दिख रही है हरी। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश स्रोत की तरफ चलने से वहाँ से आने वाले प्रकाश का रंग बदल सकता है। ठीक, तो ये उदाहरण देखिए कितना प्रायोगिक है। अब तरंग दैर्घ्य दोनों की बता दी हमने, तरंग दैर्घ्य 700 750 न्यूटन है, प्रकाश की चाल हमें मालूम होती है। तो हमें क्या बताना है कि इस प्रेषक की चाल कितनी है, यानी ये प्रेषक किस चाल से बढ़ रहा है उस तारे की तरफ, जिससे कि इसको पीले रंग का प्रकाश हरे रंग का दिखाई देता है। तो कुल मिला के इस फॉर्मूले पे आ जाते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए हल यहाँ कर देते हैं। कितना तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन है, 750 700, ये हो गया 50 नैनोमीटर। 50 गुना 10 की घात -9। और नीचे हरे रंग का प्रकाश है, हरे रंग का प्रकाश कितना है, 700 नैनोमीटर, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा लैम्बडा है, यहाँ पे लैम्बडा नॉट नहीं है, लैम्बडा है। आप देख रहे हैं डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा है, लैम्बडा नॉट क्या है, मुख्य प्रकाश है, जो प्रकाश प्राप्त हुआ उसका ये तरंग दैर्घ्य है, V0/c। तो ये 10 की पावर 9 तो कट गया ये लो, ठीक, और ये 0 भी गया, ये आ गया 5/70 यानी 1/14, और ये आ गया V0/c, V0 आ गया c/14, ये आ गया मीटर पर सेकंड। c/14 ये उत्तर हो गया तुम्हारा। c/14 कितना बनेगा, यहाँ निकाल कर देता हूँ। c कितना होता है, 3 गुना 10 की घात 8 और बटे 14 मीटर पर सेकंड। यानी ये बात समझ लो कि ये जो प्रेषक है वो इस वेग से तारे की तरफ बढ़ रहा है, जिससे उसे पीले रंग का प्रकाश हरे रंग का दिखाई दे रहा है। ठीक, इस पर आधारित ये सवाल है। ठीक, तो क्या करना है, अगर समझने में कोई परेशानी आई, समझने में कोई दिक्कत आई, तो इस वीडियो को दोबारा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक, यानी कैसे रंग का प्रकाश कैसा दिखाई देता है तरंग दैर्घ्य की वजह से। ठीक, चलिए अब मैं एनसीईआरटी में एक सवाल है उसको करा के इसको ख़त्म कर देता हूँ टॉपिक को, है ना। डॉपलर प्रभाव, देखो हमने अभी तक डॉपलर प्रभाव नहीं लिखा यार, कमाल है यार, लिख देते हैं। चलिए उदाहरण नंबर 10(1), उदाहरण नंबर 10(1 यानी इस चैप्टर के अंदर ये पहला उदाहरण है। ठीक, आ गया पहला उदाहरण, शाबाश। उदाहरण 10(1), हमारे सापेक्ष किसी गैलेक्सी को किस गति से चलना चाहिए, हमारे सापेक्ष किसी गैलेक्सी को किस गति से चलना चाहिए कि जिससे 589 नैनोमीटर की सोडियम लाइन 589.6 पर प्रेक्षित हो। यानी जो तरंग दैर्घ्य है वह थोड़ा सा बढ़ के हमें मिले, थोड़ा सा तरंग दैर्घ्य बढ़ जाए, हमारे सापेक्ष किसी गैलेक्सी को किस गति से चलना चाहिए। ठीक, तो क्या कह रहे हैं ये, ठीक, सिंपल सा फॉर्मूला हम लगा लेंगे अपना, डेल्टा लैम्बडा अपॉन लैम्बडा
बराबर जो चाल है V0/c। ठीक, ये फार्मूला हमारा है एकदम पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो लैम्बडा बाद में है वह तरंगदैर्ध्य है जो बाद में प्राप्त होता है। ठीक, अब इसके लिए क्या करें, डेल्टा लैम्बडा आएगा यहाँ से 589.6 माइनस 589.0 नैनोमीटर में आएगा 10⁻⁻⁹ और जो मेन है लैम्बडा वो आएगा आपका 5890 और जो चाल है वो निकल के आएगी नैनोमीटर में, कर देते हैं इसको भी। एकदम सीधा मामला है V/c। ठीक, तो V0 आ गया, लो V0 हल कर लो। ठीक, V0 आ रहा है 3.06 गुना 10⁵ मीटर पर सेकेंड, यानी V0 आ रहा है 306 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, बिल्कुल सीधा मामला है। इसमें से ये घटेगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, यह मान लगभग होते हैं, यह मान लगभग होते हैं, ध्यान रहे। तो सवाल देखो ये है, बात यह है कि मान लीजिए हमें इसका फॉर्मूला पता है, लेकिन सवाल की भाषा यानी प्रश्न की जो भाषा है कहीं ना कहीं वो हमें तंग करती है। ये कह रहा है हमारे सापेक्ष किसी गैलेक्सी को किस गति से चलना चाहिए जिससे कि 589 नैनोमीटर का सोडियम लाइन 589.6 नैनोमीटर पर प्रेषित हो। प्रेक्षित हो मतलब दिखाई दे जाए, यानी 589 का तरंगदैर्ध्य 589.6 पर दिखाई दे जाए, यानी तरंगदैर्ध्य बढ़ जाए। ठीक, तो ये कब बढ़ेगा, जब गैलेक्सी हमसे दूर जा रहा होगा, ये तब बढ़ेगा। पास आने पे नहीं बढ़ता, पास आने पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अगर वो हमारी तरफ आ रहा होगा तो तरंगदैर्ध्य घटेगा। ठीक, आवृत्ति बढ़ेगी, तरंगदैर्ध्य घटेगा। इसका मतलब वो गैलेक्सी हमसे दूर जाए तब ऐसा होगा। ठीक, कोई प्रकाशिक स्रोत अगर दूर जाता है हमसे तो हमें उसकी तरंगदैर्ध्य जो मिलती है वो बढ़ी हुई मिलती है। अगर कोई प्रकाश स्रोत हमारी तरफ आ रहा होता है तो हमें उसकी तरंगदैर्ध्य घटी हुई मिलती है। इसका उल्टा सोचते हैं, अगर हम किसी प्रकाश स्रोत की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक, तो हमें तरंगदैर्ध्य घटी हुई मिलती है, और अगर हम किसी प्रकाश स्रोत से दूर जा रहे होते हैं तो तरंगदैर्ध्य बढ़ी हुई मिलती है। फॉर्मूला यही है, लगभग मान के लिए फॉर्मूला यही है, यही काम कर देगा, कोई इसमें ऐसी विशेष बात नहीं है। शिफ्ट इसी से निकल जाएगी आपकी। ठीक, चलिए अब आएंगे आगे अपनी अगले उदाहरण में। उदाहरण नंबर 10.2 लेंगे। ये विशेष वीडियो डॉपलर प्रभाव पर था। ठीक, एक उदाहरण मैंने आपको अपनी तरफ से दिया, एक मैंने एनसीईआरटी का करवाया। एनसीईआरटी के संपूर्ण हल में इसमें और भी सवाल हैं, वो भी करेंगे। ठीक, ओके। इस पर कोई डाउट आए तो मुझे बताएं, फ़ोन करें, और इस पर जो असाइनमेंट है उसमें अच्छे अच्छे सवाल इस पर बना के दूंगा आपको। अपने वीडियो लेक्चर के दाईं तरफ जाके असाइनमेंट अपना डाउनलोड कर लें, उसे पढ़ लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।